CLAT PG aspirants, welcome to Level Up CLAT PG. It's your one-stop solution for CLAT PG examination. So today's video is really crucial क्योंकि आज मैं बहुत important बात करने वाला हूँ. Today I'm going to talk about CLAT PG possible or not and how much comfortable for working professionals as well as students. देखो, हम CLAT PG एग्जाम को जब देखते हैं तो ये CLAT UG से थोड़ा सा डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफरेंट है. कैसे? देखो, जब हम CLAT UG की बात करते हैं, when you talk about CLAT अंडर ग्रेजुएट, तो हमको पता है यार एक सेट ऑडियंस है जो इसको देती है. एक जो फ्रेशर होते हैं जो सिर्फ 12th में होते हैं, यार 12th में हैं, निकले, सो चलो एग्जाम दे देते हैं, दे दिया, ठीक. एक वो लोग जो ड्रॉप लेते हैं, ठीक है, ड्रॉपर्स. और एक होते हैं तुम्हारे पार्शियल ड्रॉपर्स, मतलब जो पार्शियल या फिर हाफ ड्रॉप जैसे आप कह सकते हो, ठीक है. तो पार्शियल हाफ ड्रॉपर्स, तो यार ये हमको पता है सेट ऑडियंस है. पर हम CLAT PG की बात करें तो यही थोड़ा सा ऑडियंस काफी डिस्टिंग्विश्ड हो जाती है, काफी डिमार्केटेड हो जाती है. जैसे देखो यहाँ 12th की जगह फ्रेशर्स वाले जो फ्रेश ग्रेजुएट हो रहे हैं बच्चे, ठीक है, फ्रेश ग्रेड्स जो अभी बस उनका 5th ईयर चल रहा है वो देंगे. ड्रॉपर मान लो किसी ने ड्रॉप ले लिया 1 साल. और पार्शियल ड्रॉपर वो होते हैं भाई, या तो इस केस में पार्शियल ड्रॉपर वो नहीं होता है जो कोई कॉलेज ज्वाइन करे. इस केस में मतलब ऑब्वियसली कॉलेज वाले होते हैं. मान लीजिए किसी ने एक मतलब ऐसे ही कहीं LLM ज्वाइन कर लिया और फिर उसके बाद एग्जाम दे दिया. या फिर वो लोग भी होते हैं जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं जो ऑलरेडी कहीं काम कर रहे हैं, ठीक है. एंड एक नीश इसके अंदर और होती है, एक ऑडियंस के अंदर और होती है, वो होती है रैंडम ऑडियंस. और रैंडम ऑडियंस मेरा मतलब क्या? रैंडम ऑडियंस मेरा मतलब जिन्होंने अभी तक कोई एनरोलमेंट नहीं कराया है, कुछ नहीं, ऐसे मतलब उनका मूड किया कि यार मुझे LLM करना है. मान लो ग्रेजुएट है 2011 के, पर अचानक से मूड करा कि नहीं यार अब मुझे LLM करना है. आई एम टेकिंग माई पर्टिकुलर लाइक चांसेस, आई वॉन्ट टू डू अ पर्टिकुलर LLM इन पर्टिकुलर फील्ड. मैंने कॉलेज सेलेक्ट किया, मेरा मन किया कि मुझे जाना है, मैंने प्रिपरेशन करी और दे डाला. तो इनका तो अलग ही हिसाब किताब होता है, ये तो जब मन करे. पर हम बात करेंगे इनकी, तो मैं बात कर चुका हूँ. देखो यार, अक्सर बात करेंगे इन लोगों की जो ऑलरेडी कहीं पे वर्किंग प्रोफेशनल जो कहीं काम कर रहे हैं, और वो लोग जो कहीं पे LLM भर चुके हैं या फिर LLM डाल दिया उन्होंने एज अ बैकअप डिग्री, ठीक है, पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं. तो एंड बिलीव मी, मैं खुद यही था. मैंने एक चलतू कॉलेज से LLM डाल दिया था, उसके बाद मैंने CLAT PG क्रैक किया. तो बात करते हैं कि LLM का प्लान नहीं बना पा रहा था मैं, मन में बहुत से डाउट्स थे. डाउट्स क्लियर हुए, एयर क्लियर हुई, तब मैंने डिसीजन लिया. तो आज ये टॉपिक हम लोग बात करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो अच्छे से डिस्कस करेंगे. बट बिफोर दैट आई एम हैप्पी दैट यू गाइज आर शोइंग सम लव टू अस. आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है और काफी सारा कंटेंट अलग अलग तरीके का लाइक पॉडकास्ट एंड ऑल वी हैव प्लान्ड, हम लोग उसको लाने वाले हैं. मैंने बोला भी है, एट दिस प्लेटफॉर्म वी डोंट जस्ट प्रॉमिस, वी डिलीवर. बिकॉज इन माई ओपिनियन एंड इन आवर ओपिनियन टू इन जनरल, कंटेंट सबसे ऊपर होता है. तो यार, इफ यू वांट टू सपोर्ट अस, इफ यू वांट टू फास्ट ट्रैक योर प्रिपरेशन, प्लीज ज्वाइन दिस लेवल अप टेलीग्राम कम्युनिटी. यहाँ पे डेली क्वेश्चंस अपलोड होते हैं जिन जजमेंट्स को मैं कवर कर रहा हूँ. उसके अलावा जो मैं क्लास में पढ़ाऊंगा भी सब्जेक्ट्स, उनकी PPTs वगैरह एनोटेशन के साथ वहीं पे जाएंगी, ठीक है. उसके अलावा आपको काफी सारे अपडेट्स डेली जो भी है, जैसे मान लो नई लिस्ट आती है या कोई सीट मैट्रिक्स में चेंज होता है, इस साल DSNLU वगैरह में चेंज हुआ. एंड वन मोर थिंग, 2027 के CLAT के लिए 4 या 5 मेंबर्स की, आई एम नॉट श्योर अबाउट द नंबर ऑफ मेंबर्स, एक कमिटी बनी है. कमिटी से क्या काम है उनका? वो पैटर्न भी चेंज कर सकते हैं. तो हम उस पर भी आपको अपडेट रखेंगे. वी आर वेल इन्फॉर्म, तभी हम आपसे बोल रहे हैं प्लीज ज्वाइन दिस ग्रुप एंड लेट्स बिल्ड अ कम्युनिटी टुगेदर. सो लेट्स टॉक अबाउट द वीडियो, कट टू द चेस, ठीक है. ये देखो, CLAT PG फॉर वर्किंग प्रोफेशनल्स. यहाँ पे ऑब्लिक लगा के स्टूडेंट्स भी डाल दो जो कहीं पे LLM कर रहे हैं, ठीक है. अब आते हैं स्ट्रैटेजी पे. देखो यार, पहले तो ना एक बहुत क्लियर मैं चीज बता देता हूँ. आपने कई सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे, ठीक है. 120 डे स्ट्रैटेजी, 119 डे स्ट्रैटेजी, 60 डे स्ट्रैटेजी, 40 डे स्ट्रैटेजी. मैं ये नहीं कह रहा हूँ वो गलत वीडियोस हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि वो बोगस वीडियोस हैं. क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? देखो यार, एक इंसान जो है अपनी स्ट्रैटेजी अपने कंडीशंस के हिसाब से डिसाइड करता है. मैं आपको यहाँ पे बता सकता हूँ क्या रिसोर्सेज अच्छे हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कितना किस सब्जेक्ट को वेटेज देना है, कितना किस सब्जेक्ट को टाइम देना है. मैं आपको बता सकता हूँ अगर आपका समय कम है मान लो, तो आप कैसे पढ़ोगे, कि मैंने खुद 15 दिन में 20 दिन में तैयारी करी थी एग्जाम की. बट मैं ये नहीं करने वाला आपके साथ कि मैं यहाँ पे बताऊँ आपको 120 दिन है तो आज के दिन ये करो, कल के दिन वो करो. यार, नो 2 days आर सेम. फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपकी तबियत खराब हो गई, मैंने तो ये फैक्टर नहीं किया था, और इनफैक्ट आपने भी नहीं किया होगा. मान लीजिए आपकी जिंदगी में कोई इंपॉर्टेंट है, मान लीजिए किसी आपके बड़े क्लोज फ्रेंड की शादी है, माना आपके गोल से बड़ी नहीं है, पर एक दिन वो ओवर नीचे होगा, तो मैं कौन होता हूँ प्लान करने वाला आपके लिए? प्लानिंग, ये जो इस टाइप की स्ट्रेटजीज हैं, ये आपको खुद करनी है, ये मेरा काम नहीं है, ठीक है. मैं यहाँ पे कोई झूठे वादले ढकोसले देने नहीं आया हूँ कि ये 120 दिन का प्लान है, इसको फॉलो कर लो, पक्का पक्का आपका कॉलेज निकल जाएगा. नहीं भैया, मुझे नहीं पता. मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, समझा सकता हूँ. अदर देन दैट
मेरा कोई काम नहीं है इससे रिलेटेड कि भाई मैं आपको बताऊं कि कैसे पढ़ो कितना पढ़ो, ठीक है। तो मैंने कहा पहले ये चीज़ मैं ये क्लियर कर दूं आपके मन में कि ये एक वीडियो इस चीज़ पे डिस्कस नहीं करने वाला है, ठीक है। तो अब बात करते हैं सबसे पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी। देखो यार, अगर मैं अपना एग्जांपल एक लेके चलता हूं और दूसरा एग्जांपल तुमको जनरल एग्जांपल लेके चलता हूं। यार मैंने 15-20 दिन में पढ़ाई करी थी, बट मेरे केस में ये क्यों सही रहा, क्यों मेरा एग्जाम निकल गया? रीजन, यार मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे ना, यूजी के टाइम पे अच्छे से पढ़ाई करी थी, ठीक है। मैंने अपने यूजी में काफ़ी अच्छे से पढ़ाई करी थी, मेरे मार्क्स भी अच्छे थे, हर एक चीज़ अच्छी थी, मेरा जीपीए भी आउट ऑफ 7-6 के ऊपर था, मैं एक अच्छे स्टूडेंट में से एक था। तो वो मेरे को काफ़ी बेनिफिट दे गया कि यार मैंने अपने अंडर ग्रेजुएट टाइम पे ना और जुडिशरी की भी तैयारी करी थी, प्रीलिम्स भी निकाला हुआ है मैंने। तो वो एक जो बेनिफिट मुझे वो मिला कि यार मैंने तैयारी काफ़ी सारे लॉस को पढ़ रखा था, मुझे बस अपने स्किल्स को उस पेपर के हिसाब से होन करना था, तो मेरे लिए केस अलग हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर अभी की बात की जाए, अभी आपके पास बहुत सारा समय है यार, बहुत सारा समय है, ठीक है, तो अभी आप कर सकते हो। तो अब हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं एज अ ड्रॉपर, बात नहीं कर रहे हैं आपके लिए, हम बात कर रहे हैं एज अ वर्किंग प्रोफेशनल या फिर एज अ स्टूडेंट। तो देखो यार, मैं अपनी बात करूं तो मैंने जब क्लैट पीजी की तैयारी करी तो इस बीच में यार मैं कहीं एक एमएससी जगह से एलएलएम भी कर रहा था, बट वो बहुत रिगरस एलएलएम नहीं था ना, वो कुछ बहुत मेजर मुझसे डिमांड करते थे ना मैं कुछ बहुत मेजर उनको डिलीवर करता था। हाँ बस वो तो रहता ही है, बाकी यार क्लास अटेंड करनी पड़ेगी कुछ कुछ तो, ठीक है, कभी कभी क्लास अटेंड करनी पड़ती थी, बाकी प्रोजेक्ट देने पड़ते थे, वाइवा देना पड़ता था, मिड सेम एंड सेम देने पड़ते थे, ये तो भाई करना ही पड़ेगा, मिनिमम से मिनिमम है हर कॉलेज में। हाँ अगर तुम एक बहुत रिगरस एलएलएम कर रहे हो तो तुम ऑलरेडी अच्छे कॉलेज में हो गए भाई, अगर तुम ये कर रहे हो वैसे। बाकी नॉर्मली अगर तुम एमएसआई कर रहे हो तो ऐसे ही रहता है, जहाँ पे जैसा मेरा था वैसा ही आपका भी रहा होगा, कुछ खासा डिमांड नहीं होती, पर इतना तो करना पड़ेगा, ये बेर मिनिमम है। तो यार पहली चीज़, एक चीज़ अपने दिमाग से निकाल दो, एक बहुत बुरी मेंटेलिटी होती है, ऑल और नथिंग। ये मेंटेलिटी ना बड़े एस्पिरेंट्स की बेसिकली काम खराब किया है, बड़े एस्पिरेंट्स की तैयारी खराब की है, वो है ऑल और नथिंग मेंटेलिटी। देखो यार, जब तुम ऑलरेडी एक कहीं पे एनरोल्ड हो या कोई पर्टिकुलर काम कर रहे हो तो यार तुम इस मेंटालिटी से नहीं चल सकते कि यार मैं मान लो तुमने डिसाइड कर लिया, अभी मैं तुमको ये जो बता रहा था ये पूरा फ्रॉड टाइप का काम की मैं तुमको पूरा स्ट्रेटजी दे दूं। अभी मान लो मैं तुमसे कह दूं कि दिन के 5 घंटे पढ़ो यार, ठीक है, और मान लो किसी दिन तुम बहुत बिजी थे, मान लो तुम्हारा एग्जाम था, ठीक है, तुम अगर वर्क कर रहे हो, तुम्हारा कोई पर्टिकुलर ऑफिस में बहुत हेक्टिक डे था, तुम यार उस दिन नहीं स्पेयर कर पाए, तुमने 3 ही घंटे, तो आज टाइम तक यार 3 ही घंटे पढ़ सकता हूँ, तो तुमने सोचा यार मैं 5 तो पढ़ नहीं सकता, 3 पढ़ के भी क्या करूंगा, कल से देखते हैं। ये मेंटालिटी अपनी निकाल दो। ये मेंटालिटी जिस दिन निकाल दोगे, और जिस आदमी ने निकाल दी है उसने एग्जाम क्रैक कर दिया। भाई 3 घंटे का टाइम मिल रहा है, 3 घंटे पढ़ो। तुम्हारा काम ये सोचने का नहीं है कि कितना टाइम मिल रहा है, तुम्हारा काम ये सोचने का है कि यार जितना टाइम मुझे मिल रहा है मैं उतना तो मैक्सिमाइज कर लूं। कोई पॉइंट नहीं है रोने का, रैंट करने का, रेज वेटिंग करने का। तो ये अपने दिमाग में चीजें ला लो कि ऑल नथिंग मेंटालिटी निकालो, स्ट्रेटजी अपने हिसाब से डिसाइड करो। स्ट्रेटजी कैसे बनाओगे भाई? पहले तो अपने जो जरूरी काम है आपके, जैसे सोना, खाना, अगर आप जिम जाते हो या किसी से आपका भाई मान लो किसी को आप टाइम देते हो दिन में अपने, तो उसना सब कुछ निकाल लो। और बहुत भाई देखो यार, एक बात बता देता हूँ, ऐसे नहीं कि मैं कह रहा हूँ अपने सारे काम निकालो, तो तुमने बता दिया कि यार ये काम इस समय मैं यहाँ घूमने जाता हूँ दोस्तों के साथ, इस समय मैं यहाँ, ये सब काम नहीं। जब आप 1 साल तैयारी करते हो या कितने समय तैयारी करते हो किसी एग्जाम की, तो उस तैयारी का पीरियड जो है ना, वो आपका 2 ही शब्दों में डिस्क्राइब होना चाहिए। ये आई एम सॉरी टू से इट, पर ये सच्चाई है। मोनोटोनस एंड मंडेन, मतलब बहुत ज्यादा बोरिंग। अब आप सोच रहे हो कि मैं तैयारी को भी आपको बताऊंगा, मैं यहाँ पे तारे ज़मीन पर का आमिर खान हूँ, मैं आपके पूरा एकदम खुशी ला दूंगा जिंदगी में। नहीं यार, जो तैयारी का समय होता है वो ऐसा ही रहता है। बिकॉज, और क्यों रहता है ऐसा? क्योंकि यू आर डूइंग योर डेली टास्क रेगुलरली। आप रेगुलरली बस अपना टास्क कर रहे हो, चेक मार्क कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। तो भाई ये मोनोटोनस और मंडेन है। इस बीच में आप अपने दोस्तों से ज़्यादा नहीं मिल रहे हो, क्योंकि मिलोगे तो समय कहाँ से निकालोगे? आपके पास ऑलरेडी समय नहीं है, जो समय है वो आपने एक एग्जाम को देने का डिसाइड कर लिया है, आपने हायर स्टडीज सोच ली है, तो भाई कहाँ समय निकालोगे? एक बार एग्जाम दे दो, उसके बाद कॉलेज जाने में 6 महीना होता है, उसके बाद आराम से मजे करना दोस्तों के साथ, पर एग्जाम तक तो पढ़ लो। तो भाई पहली चीज तो ये मन में रखो, फिर उसके बाद ये चीज मन में रख के देखो कौन चीजें मेरी जरूरी है जो मुझे करनी है। मान लो आपने सोचा कि यार मेरी जॉब जो है या फिर मेरा कॉलेज जो है, मेरी सुबह 9 to, ठीक है, 3 क्लास लगती है या 4 क्लास लगती है, और ऐसे ही मेरा जो ऑफिस भी है कि भाई बहुत कुछ हैवी डेवी तुम नहीं कर रहे हो, नॉर्मल काम कर रहे हो, ठीक है। तो अब तुम इसमें डिसाइड कर लो कि यार चलो 1 घंटा मैं जिम जाता हूँ या 1 घंटा मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठता हूँ या कुछ भी करता हूँ 1 घंटे, ठीक है, तुमने डिसाइड कर लिया, वो तुमने अपना निकाल दिया, थोड़ा बहुत और समय निकाल दिया। फिर तुमने कहा मेरे पास बच रहे हैं सिर्फ 4 to 5 आवर्स, इतना समय मेरे पास है, उसके ऊपर मैं नहीं दे सकता। यार इतना ही देना शुरू करो। इस 4 to 5 आवर्स को तुम जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमाइज करो। मैं ऐसे ही पढ़ता था, 4 to 5 आवर्स को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हो उतना मैक्सिमाइज करो, ठीक है। देखो जॉब में तुमको घर पे काम करना नहीं होता होगा खासा, ठीक है, और अगर तुम्हारी जॉब भी ऐसी है कि भाई मुझे सुबह 9 बजे जाना है, रात के 11 बजे आना है, और इतना मतलब हेक्टिक जॉब है, हाई पेइंग जॉब है, तो भाई तुम फिर क्यों ही इसमें आना चाह रहे होगे। पर बात मैं कर रहा हूँ हायर एजुकेशन की, तो वहाँ पे वही इंसान आ जाता है, इसको लाइफ में कुछ बड़ा करना है आगे। तो भाई
देखो मतलब बड़ा कहने से कि अपने रिसर्च और एकेडमिक फील्ड में अच्छा करना लाइफ में, तो भाई ये समझ लो कि यार आपका जो कॉलेज भी हो भी ऐसे ही चल रहा होगा, जॉब भी हो तो 4-5 घंटे आप स्पेयर कर सकते हो। तो उस समय भाई अपने दुनियादारी को छोड़ के पढ़ाई पे लगाओ। 4-5 घंटे कैसे डिसाइड करोगे भाई? टाइम मैनेजमेंट में बताई जाओ कैसे करना है, ठीक है। अब भाई प्रायोरिटाइज 4-5 घंटे भाई बताया भाई, मोनोटोनस मंडेन रहेगी, प्रायोरिटाइज करो, अपने काम सबसे ऊपर होना चाहिए, दुनिया बाकी जमाना बाद में आएगा। किसी का बर्थडे है कोई बात नहीं, उसका बर्थडे हर साल आएगा, समझे। किसी का फंक्शन है, तुम्हारा उसका फंक्शन तो आता रहेगा, तुम्हारा एग्जाम एक ही बार आएगा, समझे। तो अपने एग्जाम पे फोकस रखो और भाई लिमिटेड मटेरियल रखो। ये नहीं कि मैं यहाँ से भी पढ़ लूँ, वहाँ से भी पढ़ लूँ, ये भी पढ़ लूँ, वो भी पढ़ लूँ। भाई मैं तुमको एक वीडियो बना के दिखा चुका हूँ, एक वीडियो यहाँ पे अपलोडेड है, क्लैट पीजी स्ट्रैटेजी एंड सिलेबस। उस वीडियो पे आप देख लीजिए, मैंने हर सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना उसका वेटेज होता है, कितना उसको पढ़ना होता है, कैसे पढ़ना होता है, हर एक चीज मैंने उस वीडियो में कवर करी। आप समझ जाएंगे स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए। उस वीडियो को देख के आप समझ जाएंगे कि आपको स्ट्रैटेजी कैसे बनानी है, कौन सब्जेक्ट मेजर है, कौन सब्जेक्ट माइनर है, किसको कितना वक्त देना है, किसको कितना, कौन सरप्राइजेस आते हैं किस तरीके के। उस पर एक अलग से वीडियो आएगा सरप्राइज कैसे टैकल करने हैं, सरप्राइजेस को टैकल करने का वीडियो अलग से आएगा। पर अभी बात करते हैं कि आपको सोर्स ऑफ मटेरियल देखिए 4-5 घंटे फर्ज कर लीजिए आपके पास है, ठीक। 4-5 घंटे कम नहीं होता दोस्त, 4-5 घंटे बहुत होता है। 4-5 घंटे में तुम आराम से एग्जाम निकाल सकते हो अगर तुम शिद्दत से पढ़ते हो तो। मैं कोई अश्योरेंस देने यहाँ पे नहीं आया हूँ। अब मान लीजिए आपके 4.5 आवर्स हैं, ठीक है। आपने ये सोच लिया, देखो मैं क्या बोलता हूँ कि क्लैट पीजी क्रैक करने का सिर्फ एक मंत्र है, एक ट्राइपॉड मॉडल है। पहला, ये भाई पहला कंपोनेंट है, लैंडमार्क और रिसेंट जजमेंट, ठीक। प्लस कंसेप्ट क्लैरिटी, कंसेप्ट क्लैरिटी अगर आपके पास है, ये दूसरा पॉइंट है, वो भी आपको हो जाएगी। उसके साथ फाइनली क्वेश्चंस। अगर ये चीजें आपकी सॉर्टेड है भाई, आपको कोई जरूरत नहीं है कुछ और पढ़ने की। दिस इज द ओनली लाइक दीज आर द ओनली 3 थिंग्स दैट यू नीड टू फोकस ऑन। आप देखिए लैंडमार्क और रिसेंट जजमेंट हमने अपनी सीरीज अभी चालू भी करी है, चालू और हो रखी है, और भी जजमेंट्स आएंगे, और भी लैंडमार्क केसेस आएंगे, मैं कवर करता जाऊंगा एक के बाद एक। क्वेश्चन भी आते जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पे, इसीलिए कह रहा हूँ प्लीज ज्वाइन करो। उसके अलावा कंसेप्ट क्लैरिटी हम लोग हर सब्जेक्ट की वीडियो लाने वाले हैं कंसेप्ट के बेसिस पे। क्रिमिनल लॉ की सीरीज शुरू हो चुकी होगी जब तक वीडियो अपलोड हो, या फिर ना भी हो सकता है शुरू हुई हो, होने वाली है। साथ में जूनियर स्टूडेंट्स, और मैंने किस सब्जेक्ट को कितना पढ़ना है उस वीडियो में कवर किया है, आराम से आप देखिए, मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस, भाई ग्रुप पे जाओ, डेली क्वेश्चन आ रहे हैं। अगर वो डेली क्वेश्चन ही तुम लगाते रह गए ना, तुमने ऑलमोस्ट यार मुझे लगता है पेपर तक तो 2000-2500 क्वेश्चन लगा लिए होंगे, विच इज वेरी गुड। बहुत ज़्यादा मॉक सॉल्व करने के बराबर हो गया भाई वो, ऑलमोस्ट 2-2500 क्वेश्चन समझ लो भाई। तुमने 20 मॉक सॉल्व कर लियो, 20 मॉक्स इनफ है भाई, इनफ है पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। अलग अलग सब्जेक्ट पेपर आएंगे, अलग अलग सब्जेक्ट पे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो भाई ये तुम्हारा हो गया 3 कंपोनेंट। तो अब तुमने 4 घंटे या 4.5 घंटे को तुमको डिवाइड करना है। भाई तुमने कहा कि यार 2 घंटे ना मैं वो पढ़ूंगा, अपना कंसेप्ट पढ़ूंगा, 1.5 घंटे मैं लैंडमार्क जजमेंट पढ़ूंगा, और 1 घंटे में क्वेश्चन लगाऊंगा प्लस एनालिसिस करूंगा कि क्या गलत हुआ मेरा। अब तुमको लग रहा होगा कि सर ये तो बहुत कम है, इसमें मतलब बताइए सब 4.5 घंटे पढ़ के मैं एग्जाम निकाल लूंगा। भाई निकाल लोगे, अगर ढंग से पढ़ रहोगे निकाल लोगे। तुम्हारा तुम देखना तुम्हारा कोई ड्रॉपर जानने वाला होगा, वो 8 घंटे को पढ़ रहा हो, बेवकूफियां कर रहा हो लाइफ में, थोड़ा पढ़ता हो फिर इधर घूमने निकल जाता हो, थोड़ा इधर कर रहा हो कुछ उधर कर रहा हो, उसका नहीं निकलेगा। 8 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं निकलेगा। और मैंने देखे हैं ऐसे केसेस, 8 घंटे पढ़ने नहीं निकाल पाते और ऐसे लोग निकाल देते हैं। देखो यार सच्चाई बता रहा हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बोला, इसलिए पहले मैंने डिस्क्लेमर दिया था इस चीज़ का, ठीक है। तो ये तुमको समझना पड़ेगा, मटेरियल एंड सोर्सेज लिमिटेड रखो, कौन से मटेरियल सोर्सेज बेस्ट रहेंगे आपको खुद फिगर आउट करना है। कुछ हम अपनी तरफ से बता देंगे, पर आपके लिए क्या बेस्ट है या आपको डिसाइड करना है। कुछ पढ़ना है, देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं। जैसे मैं केस लॉ पढ़ा रहा हूँ, कंसेप्ट पढ़ाऊंगा आगे, केस लॉ के साथ पढ़ा के मैं क्वेश्चन भी ग्रुप में अपलोड हो रहे हैं। आप अगर मेरे वीडियोस को देखेंगे, आपको समझ में आएगा वो वीडियोस, तभी तो आपको भाई उसको फॉलो करोगे। क्या पता मैं बोल दूँ मेरे वीडियोस बेस्ट है, मान लीजिए किसी को नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल सब्जेक्टिव है ये चीज़ भाई, तो फिर वो क्यों फॉलो करेगा, है ना। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप मेरे वीडियो से भी देख सकते हैं, कोई वो नहीं है। आपको जहां समझ में आ रहा है आप देखिए, कंसेप्ट आपको खुद नैरो डाउन करना पड़ेगा ये चीज़ का, ठीक है। तभी मैं बता रहा हूँ कि यार ऑनेस्टली देखो, हर एक चीज़ को कोई झूठ या फरेब में करने नहीं आता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। आगे आते हैं, चलो बहुत हो गई इधर की बातें। अब आते हैं कि देखो, पहली चीज़, जब तुम किसी एक वर्किंग प्रोफेशनल की तरह एग्जाम देते हो, तो तुमको कंपैरेटिवली बहुत बेनिफिट मिलता है। पहली चीज़ देखो यार, एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मैंने दोनों केस देखे हैं, दोनों केस मेरे साथ हुए हैं। जब मेरे पास समय ही समय था, लाइक टाइम ही टाइम, लाइक बहुत टाइम था, और एग्ज़ाम जो था वो बहुत दूर था, तो मेरा अंदर से मन ही नहीं करता था कि मैं क्या पढ़ूँ इस एग्ज़ाम के लिए। बट जब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सबके लिए काम करेगा, मैं बता रहा हूँ, बट जब मैं एक पूरे रूटीन में आया, जैसे मैं ऑलरेडी एक जगह काम कर रहा हूँ या अपना एलएलएम कर रहा हूँ, ठीक, तो अब मुझे वहाँ जाना पर्टिकुलर मेरा रूटीन था कि भाई क्लास जाना है,
क्लास के बाद तुमको अपने काम करने हैं, अपने काम करके फिर थोड़ा रिवीजन करना है, रिवीजन करके फिर अगले दिन क्लास जाना है। इस बीच में तुमको मिड सेम भी देना है, एंड सेम भी देना है, प्रोजेक्ट भी देना है, प्रेजेंटेशन भी देनी है। ठीक है, तो जब तुम्हारे इतने सारे काम होते हैं तुम एक रूटीन में रहते हो, एक प्रॉपर रूटीन है तुम्हारा। इस बीच में तुम अपना और भी सारा काम मैनेज कर सकते हो, तुम्हारे पे है। ठीक है, तो तुम एक रूटीन में रहते हो, तुमको ये बेनिफिट तो मिलेगा एज अ वर्किंग प्रोफेशनल स्टूडेंट कि तुम एक रूटीन में हो, तुम एक ऐसी जगह पे हो जहाँ काम का माहौल है। एक आदमी को अकेले एक कमरे में छोड़ दिया जाए, बहुत कम लोग होते हैं, और जो एग्जाम पता नहीं कब होगा, जो है जुडिशरी की वैकेंसी पता नहीं कब आएगी, लोग तैयारी पता नहीं कब से कर रहे हैं मुखर्जी नगर में बैठे हुए। बट वही चीज़ है, अगर तुम एक रूटीन में हो, अच्छा रहेगा तुम्हारे लिए, बहुत बेनिफिट होगा एग्जाम को निकालने में। ठीक है, दूसरी चीज़ भाई, फोकस बना रहता है, अपना काम भी कर रहे हो, जहाँ पे जुड़े हुए हो जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से या फिर जिस पर्टिकुलर फर्म से, या फिर मान लो किसी पर्टिकुलर कॉलेज से वहाँ काम भी कर रहे हो, तो फोकस तुम्हारा एकदम डेड फोकस है कि भाई एकदम डेड एंड पे एकदम फोकस तुम्हारा कि यार ये देखो वहाँ मेरा गोल है, ये मेरा अभी काम है, ये भी निपटाना है, अपना काम भी करना है, फिर आगे निकलना है। अब भाई फिर उन लोगों के लिए कुछ नहीं किया जा सकता कि यार हम तो काम करते हैं, हम कॉलेज से आते हैं, हम थक जाते हैं, हमें 6 घंटे की नींद चाहिए उसके बाद। भाई तो तुम लोग मान लो तुम आलसी हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में। ठीक है, बाकी मैं रेगुलर लोगों की बात कर रहा हूँ। रेगुलर लोगों के लिए क्या है भैया, अपना काम निपटाओ, कॉलेज से वापस आओ, जुट जाओ किताब लेके, जितना समय मिले उसको यूटिलाइज करो, बंद करो, सो जाओ, फिर अपने काम पे लग जाओ। हाँ, जब पेपर पास आए तो आवर्स बढ़ा देना थोड़ा, भाई कॉलेज जाना कम कर देना, या काम पे थोड़ा छुट्टी ले लिया करना। ठीक है, कभी कभी तो ऐसी कोई आफत नहीं आ जाएगी। ठीक है, पेपर जब पास है तो आवर्स बढ़ा देना, और फिर जब पेपर अच्छा हो जाएगा, तब अगर तुम कहीं एलएलएम कर रहे हो या अपने 5th ईयर में हो तो तुमको पता ही है सब चीज़ है, उसके बाद 10th सेमेस्टर है, या फिर तुमको एलएलएम वहाँ से छोड़ना ही छोड़ना है, अपनी प्रॉपर्टी में वो सब मांग लेना अपना वो सर्टिफिकेट वगैरह कि भाई वापस करो, हमको नहीं करना आपके यहाँ से एलएलएम। ठीक है, उसके बाद अगर तुम जॉब में हो, जॉब तुमको छोड़नी है, छोड़ देना इज्जत से, कोई दिक्कत नहीं। पर फिलहाल के लिए एक फोकस का बेनिफिट तुमको मिलेगा, बिकॉज यू आर इन अ रूटीन, तुम्हारा एक रूटीन है। एंड फाइनली, जब तुम एक काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल तुम एलएलएम कर रहे हो या किसी पर्टिकुलर जॉब में काम कर रहे हो, तुमको क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग मिलती है। क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग से मेरा मतलब क्या है कि तुम जब वहाँ काम कर रहे हो, तुम कर भी तो लॉ की फील्ड में रहे हो। अब जैसे मैं जो है एक एमएससी कॉलेज से कॉन्स्टिट्यूशनल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ का एलएलएम कर रहा था, तो अब सिर्फ मैं अपने कोर्स का मटेरियल पढ़ता था तो मेरा कॉन्स्टिट्यूशन एडमिनिस्ट्रेटिव खत्म हो जाता था। कुछ बेनिफिट तुमको उस जगह से ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान किसी क्रिमिनल लॉयर को असिस्ट कर रहा है, तो क्रिमिनल उसका वहीं से काफी सारा क्लियर हो जाएगा, प्रोसीजर पॉइंट उसका। ऐसी चीजें होती हैं, तुमको कुछ क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग का बेनिफिट भी मिलेगा। तो ये मत समझना कि वहां पे काम करने का तुमको एक नुकसान ही हो रहा है कि तुम सिर्फ यार 4.5 से 5 घंटे दे पा रहे हो, तुमको बेनिफिट भी हो रहे हैं ये सब टाइप के। ठीक है, एवरीथिंग हैज डाउन साइड्स एज वेल एज अप साइड्स, तो दोनों ही देखो ना यार, लुक एट द ब्राइटर साइड एज वेल। आगे आते हैं यार, देखो सिलेबस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। कैसे? देखो, अगर तुम बात करो, इस मैंने टीयर वाइज डिवीजन किया है यहाँ पे कि टीयर 1 सिलेबस है, कि टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, एनएलयू का डिवीजन नहीं है, ये डिवीजन है आपके सिलेबस का। जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल जूरिस्प्रूडेंस, ठीक है, समझाता हूँ तुमको क्या समझा रहा हूँ मैं। देखो, जैसे टीयर 1 में क्या आ जाएगा, कॉन्स्टी, जूरिस, पीआईएल, क्रिमिनल। यार ये जो चीजें हैं ये तुमको बहुत ध्यान से पढ़नी है, बहुत ध्यान से, कि ये सबसे ज्यादा वेटेज में पूछता है। तो तुमने अगर भाई मान लो समय कम भी है, तुम एक लिमिटेड अमाउंट भी पढ़ सकते हो, तो भाई पढ़ो वो जो ज्यादा काम का हो। समझ में आ रहा है मेरी बात को? समझो, अच्छे से समझो। देखो टीयर 1 में ऐसे डिवाइड किया, फिर टीयर 2 में कुछ सिलेबस और आएगा, टीयर 3 में जो बहुत कम कम पूछता है, सरप्राइजेस क्वेश्चन जो आते हैं। ठीक है, तो पढ़ भी रहे हो तो पहले ट्राई करो कि यार ये सब खत्म करो, ये सब खत्म करो, फिर क्वेश्चन लगा लो पीवाईक्यू सारे। पीवाईक्यू मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 2026 में सरप्राइज मिला था, सारे पीवाईक्यू एग्जैक्ट उतार दिए गए थे। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि भाई प्लीज ट्राई करो जितना हो सके, पहले टीयर 1 सब्जेक्ट निपटाओ, फिर टीयर 2 पे जाओ, फिर टीयर 3 पे जाओ। समझे? फोकस टू गेट बेटर एवरी डे। और ये मत समझना कि भाई समय कम है तो सब खराब हो गया, नहीं यार, नहीं हो सकता, कुछ ऐसा नहीं जो नहीं हो सकता। भाई मैं ऑलरेडी कहीं पे इनरोल्ड था, बस 15 से 20 दिन मैंने तैयारी की थी। मैं अपनी पढ़ाई के लिए नहीं बता रहा हूँ कि ऐसे मैं अकेला नहीं हूँ। मेरा एक दोस्त जिसकी बहुत ही बेहतरीन रैंक आई थी क्लैट पीजी में, बहुत बेहतरीन रैंक, लाइक वेरी गुड रैंक, तो भाई अब मैं बता नहीं सकता ना एग्जैक्ट रैंक, पर उस बंदे ने, तुम समझ लो, वो ऑलरेडी एक पर्टिकुलर कॉलेज में इनरोल्ड था और मुश्किल से उसने हफ्ते भर पढ़ाई की थी। बस उसकी बाकी अंडरस्टैंडिंग जुडिशरी की तैयारी भी इतनी स्ट्रांग थी, उसको सिर्फ पेपर का ग्रास्प मिला था कि पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं, और उसने 7 दिन में इतनी अच्छी रैंक लाई। ही फ्रॉम अ टीयर 1 एनएलयू। समझो इस चीज को। तो तुमको बहुत ज्यादा अपने आप को नैरो डाउन कर लेना है, सिलेबस रिसोर्सेज को, और सिलेबस को भी टीयर वाइज डिवीजन करना है कि मैं पहले ये निपटाऊंगा, बाद में वो निपटाऊंगा, बाद में वो निपटाऊंगा, और समय मिलेगा तो रिवीजन भी करूंगा। पर समय मिलेगा तो, वरना रिवीजन करते हुए चलो, जरूरी नहीं है कुछ समय मिले। ठीक है, हर एक चीज सोच के करो, और भैया समय का व्यर्थ ना करो, बहुत कम समय है आपके पास अमूमन लोगों से ज्यादा। ठीक है, देखो यार, पहली चीज यहाँ पे बोली, ये जो फाइनल गोल्डन टिप्स होंगे आपके लिए, भाई टाइम यूटिलाइज करो। ठीक है,
जो तुम्हारा मन करता है वापस आके, हाँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ वापस आके कि मैकेनिकल इंसान बन जाओ कि कॉलेज से वापस आए या जॉब से वापस आए तुरंत पढ़ने बैठ गए, नहीं, आधा घंटा रेस्ट कर लिया, 45 मिनट रेस्ट कर लिया, मुंह धुला, फिर बैठ गया पढ़ाई पे। पढ़ाई पे बैठ जाओ, काम करो अपना, लग जाओ काम पे आगे, समय को यूटिलाइज करो। फॉर एग्जाम्पल आपका किसी दिन ऐसा हुआ क्लास कैंसिल हो गई है, बहुत होता है कॉलेज में कि भाई मान लो तुम पहुंचे सुबह 9 बजे, एक क्लास हुई, लाइक 11 बजे तक क्लास हुई, 2 क्लास, उसके बाद क्लास ही कैंसिल हो गई, ये ऑफिस में आपको हाफ डे मिल गया उस दिन। ये नहीं कि यार चलो अब तो 4-5 घंटे पढ़ना है, अपना चिल है यार, आराम से चला जाता हूँ मॉल घूम के आता हूँ, बॉलिंग वॉलिंग करके आऊँगा बॉलिंग एली में, ये नहीं। वो समय जो मिला है उसको यूटिलाइज करो, किस काम में, पढ़ाई काम है। कि आज तुमको समझ लो, उस दिन मान लो खुद को कि मैं टॉपर हूँ, 11 बजे फ्री हो गया, आज मैं टॉपर हूँ, आज मैं 11 से पढ़ूंगा, आज मैं 8 घंटे पढ़ूंगा, ये सोच के पढ़ो। और हाँ बिल्कुल टोल मत ले लो खुद की बॉडी पे, कभी कभी लगे कि बहुत ओवर कुक हो गया है मेरा भेजा, मुझे समझ नहीं आ रहा चीज़ें, मुझे पढ़ने की इच्छा ही नहीं हो रही बिल्कुल ही, बहुत दिनों से पढ़ रहा हूँ, हो गए मेरे को 25-30 दिन पढ़ते पढ़ते पागल हो गया हूँ, ब्रेक ले लो 2 दिन का, कोई आफत नहीं आ जाएगी दुनिया में, फिर वापस आ जाओ अपने काम पे, ठीक है। तो टाइम यूटिलाइज करो और ये सोच के पढ़ो कि ये सोच के काम करो कि यार मुझे काम करना इज अ रूल, आराम करना इज एक्सेप्शन। काम करना मेरा काम, मतलब वो मेरा रूल है कि ये तो मैं करूंगा ही करूंगा, ये मेरा नॉर्म है। आराम करना, छुट्टी लेना, ये एक्सेप्शन है, बहुत एक्सेप्शनली होगा, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केसेस, बचान सिंह डॉक्ट्रिन, ठीक है, कि कभी कभी मैं आराम करूंगा। फाइनली ये चीज़ मैंने शुरू में जो बोली थी, रोड मैप एंड टाइम टेबल मिथ, भाई मैं ये नहीं बोलने वाला आपसे यहाँ पे भाई की थंबनेल लगा के बढ़िया कि देखो यार ये तुम्हारे लिए 55 दिन की स्ट्रैटेजी है, तुम्हारे लिए 50 दिन की स्ट्रैटेजी है, तुम्हारे लिए 80 दिन की स्ट्रैटेजी, ये ले लो एग्जाम निकल जाएगा। भाई मैं नहीं बता सकता तुम्हारे लिए केस, आपको खुद फिगर आउट करना है आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। मेरा काम है आपको गाइड करना इन बेस्ट वे पॉसिबल कि आप क्या कर सकते हो। मुझे ये नहीं बताना अच्छा लगता कि मैं आपको बताऊं कि भाई देखो ये स्ट्रैटेजी होगी, ठीक है। मैं आपको मान लो 60 दिन की स्ट्रैटेजी दूं फॉर क्लैट पीजी एग्जामिनेशन और बोलूं कि यार इसको फॉलो कर लो, तुम्हारी रैंक टॉप 1000 में तो आई जाएगी, which is a rank good enough to get you admission in a tier 2 NLU if you are a general candidate and if you are a reserve candidate to get you into tier 1 NLU as well, ठीक। तो ये है रैंक अच्छी, ठीक ठाक रैंक है भाई, अगर तुम 20,000 लोगों में 1000 में आ रहे हो टॉप 1000 में तो कुछ तो बात है तुम्हारे अंदर। बट ये मैं नहीं कर पाऊंगा यार, मैं तुमको भी पूरा बता दूं कि ये देखो आज के दिन तुम इतना खत्म कर लो, इस महीने में तुम इतना खत्म कर लो, इस महीने में तुम इतना खत्म कर लो, आज के दिन तुम इतना पढ़ लो। यार मुझे क्या पता तुम्हारी सिचुएशन क्या है, पर भगवान अगर मान लो तुम्हारी जिंदगी में कोई इमरजेंसी आ गई तो उसको फैक्टर इन कर पाऊंगा मैं? फिर वही बोलूंगा इमरजेंसी आ गई इसलिए मेरा प्लान फेल हो गया ना, प्लान तो मेरा फुल प्रूफ था। नहीं भाई, इंसान सिर्फ अपनी जिंदगी अपने हिसाब से प्लान कर सकता है और वो भी क्या पता एज प्लान ना हो, क्योंकि लाइफ हैपेंस। और मैं एक अपने प्लेटफॉर्म पे बैठ के मतलब कितने सारे एस्पिरेंट्स की, लाइक अभी तो बहुत मेरे सब्सक्राइबर हैं भी नहीं, बट मैं सोचूं कि यार मैं 100-125 लोगों की क्या कहते हैं जिंदगी प्लान कर दूंगा अपने एक वीडियो के थ्रू, ऐसा नहीं हो सकता। तो भाई मेरे चैनल पे आपको एकदम ऑब्जेक्टिव रियलिटी मिलेगी। अगेन बोल रहा हूँ, अपना प्लान कैसे बनाओगे, वीडियो है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में चलो लिंक भिजवा दूंगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आपको उस वीडियो देखना है, उसके अंदर सिलेबस कितना वेटेज किसका होता है, कितना किसको कैसे पढ़ना है, हर चीज़ के बारे में डिस्कस किया है। प्लीज़ उस वीडियो को जरूर देखिएगा, ठीक है। फाइनली भाई गेसवर्क का गेम स्ट्रॉन्ग करो। मैंने जब शुरुआत में वीडियो बनाया था तो मैं खुद के बारे में बोला था, दुनिया के बारे में बोला कि जो टॉपर्स भी होते हैं उनको डायरेक्टली 35-40 क्वेश्चन से ज़्यादा या 50 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं आता, बाकी उनको गेसवर्क ही करना होता है और वो अच्छा करते हैं गेसवर्क। कैसे करते हैं भाई, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, सब में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ठीक है। अब तुमने एसेंस देखा कि देखो ये लाइन यहाँ स्टार्ट हो रही है अलग अलग तरीके की, ठीक है, अलग अलग तरीके से तुमने देखा कि हाँ यार थोड़ा एसेंस में डिफरेंस है। अब जिसने अपनी कंसेप्चुअल क्लैरिटी अच्छे से कर रखी होगी सेकंड पिलर, वो इंसान तुरंत एसेंस पकड़ लेगा और सही आंसर मार्क कर देगा। तो अपना गेसवर्क गेम हो, ये कैसे सही होगा? आप सोच रहे हो कोई मैं एकदम क्या कहते हैं उसको, कोई एकदम चीज़ घोल के पिला दूंगा आपको और गेसवर्क सही हो जाएगा, कोई सप्लीमेंट दे दूंगा वे प्रोटीन की तरह, एक स्कूप में डाला, शेक किया, पी लो भाई प्रोटीन शेक है, आराम से गेसवर्क ठीक हो जाएगा। नहीं, गेसवर्क ठीक होगा गेस कर करके, मतलब क्वेश्चंस लगा के, क्वेश्चंस लगाओगे, कंसेप्ट पढ़ते जाओगे, क्वेश्चंस लगाते जाओगे, कोई क्वेश्चंस अजीब भी लगेंगे पर गेसवर्क मारोगे धीमे धीमे अपनी अंडरस्टैंडिंग पे, सही भी होगा धीमे धीमे, सही होने लगे तो अपनी चीज़ें वही पैटर्न पिक करेगी फिर ब्रेन, ठीक है। तो और भाई एक चीज़ और बोलता हूँ, 90% ऑफ टाइम जो है ना अपने फर्स्ट इंस्टेंस मतलब जो तुम्हारा फर्स्ट इंस्टिंक्ट हो जाना वो सही होता है, ठीक है। जब तुम दोबारा सोचते हो तो फिर बाद में आते हो कहते हो अरे यार पहले लगा देना चाहिए था, वही चीज़ है। सोच लो समझ लो, गेसवर्क को स्ट्रॉन्ग करने का तरीका यही है, गेसवर्क करो, क्वेश्चंस लगाओ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो, चैनल सब्सक्राइब करो। उसके बाद भाई नॉट इग्नोरिंग मॉक्स एंड एनालिसिस। देखो तुमको बड़े बुद्धिजीवी मिलेंगे तुम्हारे सेंटर के बाहर जो बोलेंगे कि 40-50 मॉक लगाए हैं मैंने, 40-50 नंबर भी नहीं आते हैं लोगों के। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि मॉक्स लगाना एक चीज़ है, उसको एनालाइज करना अलग चीज़ है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है ए, ठीक है, एक बंदा है बी। ए ने जो है ना क्या किया, ए ने मान लीजिए ए ने 40 मॉक लगाए और ये बंदा है बी, इसने मॉक लगाए 10, पर इसने बहुत ज़्यादा अच्छे से लगाए थे, इसने हर मॉक को लगा के उसको एनालाइज किया था, ठीक है।
हर मॉक को लगा के उसको एनालाइज करने के बाद उसकी कॉपी बना रखी थी कि यार क्या गलतियां, किस सब्जेक्ट में गलती करता हूं मैं, लॉ सब्जेक्ट का जो सब्जेक्ट कंसेप्ट में गलत कर रहा हूं उस कंसेप्ट को दोबारा पढ़ लेता हूं। वो अपनी गलतियों से सीख रहा था, गलतियों का पैटर्न देख रहा था कॉपी में, अपनी प्रॉपर उसने गलतियों की कॉपी बना रखी थी। ये आदमी उस मॉक लगाता है, स्कोर देखता है, स्कोर बढ़ रहा है तो खुश, बहुत खुश हो गया, पार्टी कर रहा है, नहीं बढ़ा तो पूरा दुखी पूरे दिन, ये पकड़े छोड़ के। तो तुम बताओ खुद, तुमको ऑब्वियस है ये आदमी बहुत अच्छा स्कोर करेगा, ये आदमी आसपास नहीं आएगा, क्योंकि वो अपनी गलतियों सीख के अपने मॉक के स्कोर बढ़ा रहा है। एक मॉक से गैप रख रहा है पर अच्छे तरीके से उसको एनालाइज कर रहा है। एक ये आदमी उस मॉक पे मॉक दिया जा रहा है, ऐसे नहीं काम चलता। मैं इस पे भी आऊंगा, मतलब हाउ टू इंक्रीज मॉक स्कोर, हालांकि इट विल बी अ मोर यूजी स्पेसिफिक वीडियो, पीजी स्पेसिफिक इतना नहीं होता है, बट हाँ फिर भी। तो ये मेरा लास्ट टिप था आप लोगों को, दिस इज द लास्ट टिप। इसके अलावा हाँ, आई डोंट थिंक सो कुछ बात करने के लिए है मेरे पास इस टॉपिक पे, तो दिस इज इट। तो फाइनली मैं अगेन बोलूँगा यार, प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्लीज़ ज्वाइन द टेलीग्राम कम्युनिटी। हम आपको वहाँ पे रोज़ के रोज़ नए क्वेश्चंस ला के देते हैं, और नए केस तो मैं डील कर ही रहा हूँ, और इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी करूँगा ही करूँगा। तो प्लीज़ ज्वाइन करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग, कीप गोइंग एट इट। डरना नहीं, अच्छे से हो जाएगा। वर्किंग प्रोफेशनल भी एग्जाम निकालते हैं, आप भी निकाल लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। आई नो यू विल, सो प्लीज़ कीप वर्किंग एट इट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज शौर्य साइनिंग ऑफ।